पीडीएफ को ले सकते हैं। तो चलिए आज हम अपनी इस वीडियो में जो एग्रीमेंट है वो क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम जो टॉपिक करने वाले हैं सिर्फ 2 टॉपिक हैं एग्रीमेंट में। व्हाट इज एग्रीमेंट, एग्रीमेंट क्या होता है, और व्हाट एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट, कौन से मतलब जो एग्रीमेंट है वो कॉन्ट्रैक्ट की श्रेणी में आते हैं। तो उनके 2 टॉपिक के बारे में आज हम चर्चा करेंगे कि एग्रीमेंट क्या होता है। तो हम अपना पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, व्हाट इज एग्रीमेंट, एग्रीमेंट क्या होता है। देखिए मैंने आपको सबसे फर्स्ट क्लास में ही ये फॉर्मूला आपको लिखवाया था, जो कि है ये हमारा बेसिक और कोर कंसेप्ट का एक फॉर्मूला है कि कोर कॉन्ट्रैक्ट का एक फॉर्मूला है कि कॉन्ट्रैक्ट किस स्टेप से होकर के गुजरता है और किस किस स्टेप के बाद जो है हमारा ये कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म होता है। तो ये जो फॉर्मूला है हमारा, जिसके अंदर है हमारा पहला स्टेप था हमारा प्रपोजल का। प्रपोजल क्या होता है, जिसको हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि प्रपोजल क्या होता है, कैसे प्रपोजल किया जाता है, कैसे उसकी कम्युनिकेशन होती है, हमने उसके बारे में चर्चा की थी। फिर उससे अगली वीडियो में हमने एक्सेप्टेंस के बारे में पढ़ा था कि एक्सेप्टेंस क्या होता है, एक्सेप्टेंस कौन प्रपोजल की एक्सेप्टेंस होती है, किस प्रकार से एक्सेप्टेंस की जाती है, उसके टाइप्स देखे थे, मोड्स देखे थे एक्सेप्टेंस के। फिर हमने बताया था कि जब प्रपोजल और एक्सेप्टेंस मिलते हैं तो एक प्रॉमिस बनते हैं, और प्रॉमिस में जब कंसिडरेशन बनता है, जो कि हमने लास्ट क्लास में किया था कि कंसिडरेशन क्या होता है। तो जब प्रॉमिस और कंसिडरेशन बनता है तो हमारा एक एग्रीमेंट का फॉर्मेशन होता है कि एग्रीमेंट बनता है। एग्रीमेंट और सेक्शन 10 की जो कंडीशन होती हैं उनको जब हम अप्लाई करते हैं तब हमारा एक कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म होता है। तो कॉन्ट्रैक्ट बनने से पहले जो हमारी एक स्टेप ऊपर है वो हमारा एक ये एग्रीमेंट और सेक्शन 10 की कंडीशन है, जो कि हमारी जिससे कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट बनता है। आज हम जो इस क्लास में बात करेंगे वो है हमारा एग्रीमेंट की एग्रीमेंट क्या होता है। तो देखिए जो एग्रीमेंट है उसकी जो डेफिनेशन है वो हमारे सेक्शन 2 क्लोज ई में दी गई है। हमारे जो बेयर एक्ट है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, उसके सेक्शन 2 क्लोज ई में हमारे एग्रीमेंट की जो है वो डेफिनेशन दी गई है। तो हम अपने बेयर एक्ट निकाल लेते हैं और उसमें जो है एग्रीमेंट की डेफिनेशन को रीड करते हैं एक बार। ये हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का बेयर एक्ट है। सेक्शन 2 क्लोज ई, तो ये हमारा सेक्शन 2 क्लोज ई है। इसे हम क्लियर कर लेते हैं पेज को। हाँ, तो ये हमारा सेक्शन 2 क्लोज ई है बेयर एक्ट का, ये जो कि हमारा एग्रीमेंट की बात करता है कि एग्रीमेंट क्या होता है। इसको हम रीड करते हैं। एवरी प्रोमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज एन एग्रीमेंट। एवरी प्रोमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज एन एग्रीमेंट। अब हम इसको अलग अलग जो है इसके पार्ट्स करके देखते हैं। डेफिनेशन की जो इसके एसेंशियल एलिमेंट्स हैं उसमें हम देखते हैं एग्रीमेंट हमारा क्या था, जो कि हमारी डेफिनेशन में बताया गया कि एवरी प्रोमिस मतलब प्रत्येक प्रोमिस, एवरी प्रोमिस और एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस मतलब प्रत्येक प्रोमिस या फिर प्रोमिसेस का जो सेट होगा वो फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर, मतलब एक प्रोमिस दूसरे प्रोमिस के लिए जो कंसिडरेशन, एक प्रोमिस जो है वो दूसरे प्रोमिस के लिए कंसिडरेशन होगा, उसको जो है हम एग्रीमेंट बोलेंगे। मतलब इसका जो बेसिक सिंपल हम इसको कह सकते हैं कि एक प्रोमिस मीन्स ये वाला प्रोमिस इस वाले प्रोमिस के लिए कंसिडरेशन है और ये वाला प्रोमिस जो है इस वाले प्रोमिस के लिए कंसिडरेशन है। तो ये एक दूसरे के जो विपरीत ये हमारे
प्रोमिस है, ये एक दूसरे के लिए कंसिडरेशन का काम कर रहे हैं, मतलब इसके लिए ये प्रोमिस कंसिडरेशन है और इस प्रोमिस के लिए ये कंसिडरेशन, ये जो प्रोमिस है दूसरा वाला ये कंसिडरेशन, मतलब पहले वाले के लिए दूसरा वाला प्रोमिस कंसिडरेशन है और दूसरे वाले प्रोमिस के लिए पहला वाला हमारा जो प्रोमिस है वो कंसिडरेशन का काम कर रहा है। तो ये जो कंसिडरेशन एक दूसरे का है, या ये जो सेट ऑफ प्रोमिसेस है, मतलब ये दोनों प्रोमिस का जो सेट है इसको हम एग्रीमेंट बोलते हैं। ठीक है, तो ये एग्रीमेंट क्या होता है? एग्रीमेंट वो होता है जो एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस, मतलब प्रोमिस का जो सेट होगा जो एक दूसरे के लिए कंसिडरेशन होंगे आपस में, वो जो होंगे उसको हम एग्रीमेंट बोलेंगे। ठीक है, तो हमने जो एग्रीमेंट होता है हमने उसकी डेफिनेशन करी है। अब हम देखते हैं कि कौन से एग्रीमेंट जो है वो हमारे कॉन्ट्रैक्ट की श्रेणी में आएंगे। तो जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट की श्रेणी में कौन कौन से आएंगे, तो इस जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट है उसकी जो डेफिनेशन है वो हमारे सेक्शन 2 क्लोज H में दी गई है। उसको हम पढ़ते हैं पहले कि कौन कौन से जो कॉन्ट्रैक्ट हैं, कौन क्या चीज़ हमारी कॉन्ट्रैक्ट होती है। तो हम सेक्शन 2 क्लोज H हम अपना रीड करते हैं। ये सेक्शन 2 क्लोज H, एन एग्रीमेंट एनफोर्सिबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट, मतलब इसमें भी एग्रीमेंट है। एक एग्रीमेंट जो कि लॉ के द्वारा एनफोर्स करवाया जा सकता है वो हमारा कॉन्ट्रैक्ट होता है। जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन है सिर्फ यही दी गई कि जो एक एग्रीमेंट है, कोई भी एग्रीमेंट, एक एग्रीमेंट है, एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सिबल बाय लॉ, एनफोर्सिबल बाय लॉ, जो एग्रीमेंट एंड लॉ के द्वारा एनफोर्सिबल होंगे वो हमारे कॉन्ट्रैक्ट होंगे। तो हमने अभी पढ़ा कि एग्रीमेंट क्या है, एग्रीमेंट हमारे सेट ऑफ प्रोमिसेस है। ठीक है, और एनफोर्सेबल बाय लॉ कौन से एग्रीमेंट होंगे, तो एनफोर्सेबल बाय लॉ जो एग्रीमेंट हमारा होगा वो जो है हमारा सेक्शन 10 में, जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का है सेक्शन 10, उसमें बताया गया है कि हमारे कौन से जो एग्रीमेंट हैं जो है वो कॉन्ट्रैक्ट की श्रेणी में आते हैं। तो हम अपना सेक्शन 10 को रीड करते हैं बेयर एक्ट से पहले कि कौन से जो एग्रीमेंट हैं वो हमारे उसकी श्रेणी में आते हैं। तो अपना बेयर एक्ट निकाल लीजिए, सेक्शन 10 हम उसको रीड करेंगे। सेक्शन 10 है हमारा व्हाट एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट, ये हमारा सेक्शन 10 है, ये रहा। तो इसमें है डेफिनेशन का एक एक वर्ड इम्पोर्टेंट है, तो जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ उसको इसके मेन एसेंशियल एलिमेंट्स समझ करके अपने बेयर एक्ट में इसको अंडरलाइन कर लें। ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट, मतलब सारे एग्रीमेंट जो हैं वो हमारे कॉन्ट्रैक्ट, ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट, हमारे सारे एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट होंगे इफ़, यदि दे आर मेड बाय, जो कि बने हुए हों बाय द फ्री कंसेंट ऑफ द पार्टीज, पार्टीज की फ्री कंसेंट के द्वारा, कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए जो कॉम्पिटेंट है वो पार्टी कॉम्पिटेंट होनी चाहिए, मतलब कॉन्ट्रैक्ट के लिए करने के लिए जो पार्टीज हैं वो हमारी कॉम्पिटेंट होनी चाहिए, और फॉर अ लॉफुल कंसिडरेशन एंड विद अ लॉफुल ऑब्जेक्ट, लॉफुल कंसिडरेशन भी होना चाहिए और उसके साथ साथ जो ऑब्जेक्ट है हमारा कॉन्ट्रैक्ट का वो भी हमारा लॉफुल ही होना चाहिए, एंड आर नॉट हियर बाई एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड टू बी वॉइड, और कहीं भी लॉ के अंदर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट या वो एग्रीमेंट जो है वो हमारा वॉइड डिक्लेयर ना किया गया हो, वो जो एग्रीमेंट होंगे वो हमारे कॉन्ट्रैक्ट की श्रेणी में आते हैं। तो इसमें हमने क्या क्या देखा, इसमें हमने देखा कि जो कॉन्ट्रैक्ट मतलब जो एग्रीमेंट हैं वो फ्री कंसेंट के द्वारा, कॉम्पिटेंट पार्टीज के द्वारा और लॉफुल कंसिडरेशन विद लॉफुल ऑब्जेक्ट के द्वारा और
जो कहीं वॉइड डिक्लेयर किसी लॉ में डिक्लेयर ना किए गए हों, उनके द्वारा अगर कोई एग्रीमेंट बनता है, इन सारी कंडीशन को फुलफिल करने के बाद कोई एग्रीमेंट बनता है, तो वो जो है हमारा कॉन्ट्रैक्ट की श्रेणी में आएगा। और जो कॉन्ट्रैक्ट हमने अभी कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन हमने पढ़ी थी कि जो एनफोर्सेबल बाय लॉ हो वो एग्रीमेंट हमारे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। तो ये हमारे सेक्शन 10 है। इसके जो एसेंशियल एलिमेंट थे वो इसको एक बार देख लीजिए। फ्री कंसेंट ऑफ पार्टीज होनी चाहिए, कंपिटेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, और लॉफुल कंसिडरेशन विद लॉफुल ऑब्जेक्ट भी होना चाहिए एक कॉन्ट्रैक्ट का। ये नहीं कि हम कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, मतलब ऐसे मान लीजिए कोई की चीज़ की हम इलीगल बाइंग या सेलिंग कर रहे हैं, मतलब हम कोई ड्रग्स जो होती हैं, ड्रग्स की बाइंग सेलिंग कर रहे हैं जो कि प्रोहिबिटेड बाय लॉ होती हैं। जो ड्रग्स होती हैं जो कंजम्पशन के लिए, जिनका जो है वो नशे के लिए उपयोग में लाया जाता है। तो ये जो जैसे कि लिकर है, लिकर अगर हमारी जो गवर्नमेंट के द्वारा शॉप्स हैं उनमें अगर सेल की जाती है तो वो जो है लॉफुल होता है। लेकिन अगर कहीं किसी अलग मतलब जो गवर्नमेंट के द्वारा कोई शॉप नहीं है और कोई अलग उससे उस शॉप के अलग कोई कहीं और लिकर को बेचता है, मतलब शराब बेचता है, तो वो जो है हमारा अनलॉफुल होता है। तो ये हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो भी लॉफुल होना चाहिए और हमारा कंसिडरेशन है वो भी लॉफुल ही होना चाहिए, तभी हमारा जो एग्रीमेंट है वो कॉन्ट्रैक्ट की श्रेणी में आएगा। यानी कि हम 1 लाख की कोई हम अनलॉफुल तरीके से कोई क्या बोलते हैं ये खरीद रहे हैं, हम लिकर ही खरीद रहे हैं अनलॉफुल तरीके से, या फिर कोई ड्रग्स खरीद रहे हैं, तो हम उसको कोर्ट में जा कर के अगर सामने वाला मना कर दे, मतलब पेमेंट करने के लिए मना कर दे कि मैं आपको पैसे नहीं दे रहा, और उससे ड्रग्स ले लेता है, तो हम ड्रग्स वाला ये जा कर के नहीं कह सकता कोर्ट में कि सर मेरा पेमेंट दिलवाइए, मैंने इसको ड्रग्स दिए थे, हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट था वो हुआ था 1 लाख रुपए का, ये अब मुझे पैसे नहीं दे रहा। तो ये नहीं, ये जो एग्रीमेंट है वो हमारे लॉफुल नहीं है, इसमें कंसिडरेशन हमारा लॉफुल नहीं था। मतलब जो सेट ऑफ प्रोमिस है, मतलब जो प्राइस था वो तो हमारा लॉफुल था, लेकिन जो दूसरा प्रोमिस उसमें किया गया था जो एक क्या बोलते हैं ड्रग्स का था, वो हमारा अनलॉफुल था। तो वो जो दूसरा प्रोमिस था वो हमारा अनलॉफुल था, तो इसलिए जो एग्रीमेंट तो बना लेकिन वो एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं बना। तो इसलिए जो हमारा कंसिडरेशन है वो भी हमारा लॉफुल होना चाहिए, उसका ऑब्जेक्ट भी लॉफुल होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट जो एग्रीमेंट है। और हमारा फोर्थ है नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड टू बी वॉइड, मतलब कहीं भी किसी एक्ट के द्वारा जो है वो कोई ये नहीं कि उसको वॉइड कर दिया गया पहले ही, कि अगर कोई ऐसा ऐसा कॉन्ट्रैक्ट करता है तो वो जो है वॉइड माना जाएगा। तो ये नहीं कि जैसे कि हमारे वॉइड माना जाएगा, तो ये नहीं होगा। तो ये जितने भी कॉन्ट्रैक्ट होंगे वो हमारे, जितने भी एग्रीमेंट होंगे, कॉन्ट्रैक्ट तो बाद में बनते हैं लेकिन जितने भी एग्रीमेंट होंगे वो हमारे वॉइड होंगे। जैसे कि हमारे जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में है इसी के अंदर जो सेक्शन 24 से हमारे 31 तक जो है वो हमारे वॉइड एग्रीमेंट्स के बारे में बात करते हैं कि कौन कौन से एग्रीमेंट वॉइड होंगे। मतलब एग्रीमेंट जो मैरिज के लिए रोकता हो किसी के लिए, या किसी को ट्रेड करने के लिए कोई रोकता हो, ऐसे जो एग्रीमेंट होंगे वो हमारे वॉइड होंगे, जिसको हम आगे चर्चा करेंगे, जिसको हम आगे पढ़ेंगे। तो ये सब जो डिक्लेयर्ड टू बी वॉइड है, मतलब कहीं जो है वो वॉइड ना डिक्लेयर करे गए हों, ऐसे एग्रीमेंट जो है वो हमारे कॉन्ट्रैक्ट की श्रेणी में आते हैं। तो देखिए एक जो है वो फेमस एक लाइन है जिसको हम वेन डायग्राम से समझते हैं सबसे पहले, कि ऑल एग्रीमेंट्स नहीं, एक हम इसमें मानते हैं कि ये जो है हमारा कॉन्ट्रैक्ट है, और ये जो है हमारा जो सर्कल है ये हमारा ये हमारे कॉन्ट्रैक्ट का सर्कल है, और बाहर वाला हमारा एग्रीमेंट का सर्कल है। मतलब
ये सारे जो हैं ये एग्रीमेंट हैं, एग्रीमेंट हैं। और ये वाले ये जो सर्कल है ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट का सर्कल है। अब इसका क्या मतलब है, ये हमारा वेन डायग्राम है, मतलब इसके लिए हम एक जो है वो लिखते हैं लाइन, जो एक ऑल एग्रीमेंट्स नहीं, ऑल एग्रीमेंट्स नहीं, ऑल कॉन्ट्रैक्ट आर एग्रीमेंट but all contract are agreement, but all agreement are not contract। देखिए कभी कभी ये जो लाइन है ये पूछ ली जाती है एग्जाम्स में कि ऑल एग्रीमेंट्स नहीं, ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। मतलब ये जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट, ये वाला जो सर्कल है हमारा कॉन्ट्रैक्ट का, ये जो है ये भी एक प्रकार के एग्रीमेंट ही है, जिसमें कि हमारे सेक्शन 10 की जो डेफिनेशन है, मतलब ये वे वाले एग्रीमेंट हैं जो एनफोर्सेबल बाय लॉ हैं, जो सेक्शन 10 की कंडीशन को फुलफिल करते हैं। मतलब ये हमारे जो 4 एलिमेंट्स थे इनको फुलफिल करते हैं, तो ये जो एग्रीमेंट होंगे वो हमारे कॉन्ट्रैक्ट होंगे। लेकिन जो इन चारों एसेंशियल एलिमेंट्स को फुलफिल नहीं करते हैं वे हमारे एग्रीमेंट नहीं होंगे। ये बाहर वाले जितने भी बचे हुए एग्रीमेंट हैं, जितने भी अनलॉफुल या उनकी जो पार्टीज़ है वो कॉम्पिटेंट नहीं है, या फिर कंसेंट ऑफ पार्टीज़ किसी की फ्री नहीं है एग्रीमेंट में, लॉफुल कंसिडरेशन किसी का अनलॉफुल कंसिडरेशन है, या फिर कोई वॉइड एग्रीमेंट है, तो ये सब बाहर वाली जो श्रेणी है ये हमारी क्या बोलते हैं, ये जो है हमारे वॉइड एग्रीमेंट्स में आएंगे और अनलॉफुल में, तो ये हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं बन पाएंगे। आज हम इस टॉपिक को यहीं पर करते हैं। तो आज हमने एग्रीमेंट्स के बारे में जो है बात की कि कौन कौन से एग्रीमेंट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होंगे, एग्रीमेंट क्या होता है, कैसे बनता है और कॉन्ट्रैक्ट किस प्रकार से बनता है। तो हम अगली वीडियो में जो है इसमें कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करेंगे कि कौन सी जो पार्टीज़ हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कॉम्पिटेंट है, उस पर चर्चा करेंगे। तो आज के लिए हम यहीं पर छोड़ते हैं और आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।